दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारी FPSC MCQs बेस्ड पेपर है जो कि कल कंडक्ट किया गया था FPSC की जानिब से सितंबर 9 2020 में, और ये था अकाउंटेंट की पोस्ट यानी 14 स्केल के लिए था, अकाउंटिंग का पेपर था। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारा चैनल MHN नॉलेज के नाम से YouTube पर मौजूद है, उसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करें उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहें। तो ये लेटेस्ट पेपर है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस कर लूँ कि हमारी तालीम का मयार देखें कि लोगों ने अप्लाई किया हुआ अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, और आगे पेपर का ज़रा मुआयना कीजिएगा कि किस टाइप का पेपर उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो मुझे तो ये पेपर देखकर यही फील हुआ है कि बंदे को तैयारी करनी नहीं चाहिए। अगर तैयारी करते हैं तो फिर उस पोस्ट के हिसाब से उन्होंने पेपर बनाया नहीं होता। तो मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों से, जो इन्होंने अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए पेपर तैयार किया हुआ है और इन्होंने उसमें मेडिकल के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जनरल नॉलेज के भी दिए हुए हैं, उर्दू में भी दिए हुए हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज का ऑप्शन उन्होंने इंक्लूड किया होगा, लेकिन इस टाइप का जनरल नॉलेज तो मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं इन्होंने क्यों इंक्लूड किया है। आइए आप भी ज़रा मुआयना कर लीजिएगा कि क्या इस तरह के पेपर उनको बनाने चाहिए एक अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। तो अपने पेपर का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो पेपर का शुरुआत करते हैं। मुझे तो खैर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आप भी देखकर कमेंट्स में अपना इजहार ख्याल कीजिएगा कि क्या ये पेपर जवाज़ बनते हैं उनको कि इस तरह का पेपर बनाया जाए। अच्छा, पहला क्वेश्चन इन्होंने बनाया, चले ये तो अकाउंट्स से यानी अकाउंटिंग की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि टर्म्स इनरिचमेंट का क्या मतलब होता है। टर्म इनरिचमेंट का मतलब जो है, चार ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं: रीडिज़ाइनिंग जॉब ऑर्डर फॉर वर्क, असाइनिंग एडिशनल एक्टिविटीज़ टू वर्कर्स, मूविंग वर्कर्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, रिफॉर्मिंग एंड एनालिसिस जॉब। तो जॉब इनरिचमेंट का जो टर्म्स है इसका मतलब होता है रीडिज़ाइनिंग जॉब फॉर वर्कर्स, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसमें अकाउंटिंग में एक और लफ्ज़ भी होता है जॉब इनलार्जमेंट, यह भी इनरिचमेंट है। अगर इसकी जगह पे उन्होंने दिया होता है कि जॉब इनलार्जमेंट का मतलब बताइएगा कि उसका मतलब क्या होता है, तो जॉब इनलार्जमेंट का मतलब जो होता है वो इसमें फिर ऑप्शन बी आता, असाइनिंग एडिशनल वर्क एक्टिविटीज़ टू वर्कर्स। तो अगर इसकी मैं आपको शायद मैंने कहीं इसमें मेंशन भी किया होगा, देखते हैं। अच्छा, ये ऊपर आ गया, देखिए, इफ वर्ड इनलार्जमेंट देन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द मेंशन MCQs। तो चले, ये MCQs तो ठीक है, हमारे कोर्स से रिलेटेड भी है। अब इन्होंने लिया हर्ज़बर्ग थ्योरी। ठीक है, अकाउंटिंग का पेपर था, हमारे कोर्स में ये थ्योरी शामिल होती है। हर्ज़बर्ग थ्योरी मैनेजमेंट की थ्योरी है। इससे पहले दो और भी हैं, उन्होंने भी अपनी थ्योरीज इन्वेंट की थी, लेकिन ये हर्ज़बर्ग जो है ये 3rd नंबर पर थ्योरी इसने अपनी इन्वेंट की थी। और इस थ्योरी का मतलब होता है 2 फैक्टर थ्योरी इसने पेश की थी। इस थ्योरी को हम डुअल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ये बनाई यानी किसने इन्वेंट की थी, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। यानी ये भी MCQs में आ सकता है कि हर्ज़बर्ग थ्योरी जो है ये किसने इन्वेंट की थी, इसका राइटर या इन्वेंटर कौन था, तो वो था फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। और कब की थी ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। तो 1959 में इसने ये थ्योरी इन्वेंट की थी, और ये एक साइकोलॉजिस्ट था। उसने 2 फैक्टर्स थ्योरी, हर्ज़बर्ग थ्योरी इन्वेंट की थी, जो 2 फैक्टर्स में मोटिवेशन फैक्टर आ जाता है और हाइजीन फैक्टर आ जाता है। मोटिवेशन फैक्टर और हाइजीन फैक्टर को हम डिससैटिस्फायर्स फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। हाइजीन फैक्टर में क्या होता है कि यानी मोटिवेशन फैक्टर में भी 2 कंडीशन होती हैं, जब कंडीशन अच्छी हो और जब कंडीशन बुरी हो। यानी ये थ्योरी है मोटिवेशन के लिहाज के हवाले से। तो जब मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या होता है कि यानी इसको हम सेटिस्फायर्स भी कहते हैं, जब कंडीशन बेटर होती है यानी अचीवमेंट या
रिकग्निशन होती है, यानी जब आप कोई काम कर लें उसको माना जाए, उसकी अचीवमेंट्स आप पूरी अबूर कर लें, तो कोई आपके काम को नज़रअंदाज ना करे, यानी आपको उसकी अप्रिसिएशन भी मिले, तो तब बंदा मोटिवेट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम की तरह। ग्रोथ यानी आपकी जो प्रोग्रेस है वो हम हमेशा से अच्छी भी आ रही है, पॉजिटिव प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, तो उसकी बेस पर भी आपको जो प्रमोशन है वो मिलती रहे, तो भी बंदा जो है मोटिवेट होता रहता है। ये हर्जबर्ग थ्योरी ने ये कहा हुआ है। फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ग्रोथ भी होनी चाहिए आपकी, जो ट्रेनिंग कोई काम प्रोजेक्ट आ गया उसके हवाले से किसी किस्म की ट्रेनिंग भी मुनक्किद की जानी चाहिए, आपको उसकी ट्रेनिंग दे देनी चाहिए। जब ट्रेनिंग मिलती है तो फिर बंदा मोटिवेट भी होता है उस काम को करने के लिए। दूसरा उसने फैक्टर जो किया था वो हाइजीन फैक्टर था, इसको फैक्टर्स भी कहते हैं और मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या, इससे उसका मुराद क्या था कि कंपनीज की पॉलिसीज़ जो होती हैं या पे सैलरीज, मिसाल आपको सैलरीज टाइम से मिल रही हैं, नहीं मिल रही तो आपके लिए बुरी खबर होती है, आपका काम करने को दिल भी नहीं करता। और अगर आपको सैलरी टाइम से मिल रही है तो आपका काम करने में दिल लगा रहता है, मोटिवेशन भी आपकी बढ़ती रहती है। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो कंपनी सैलरीज के बगैर आपको दे रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है, यानी जैसे आपकी बोनस हो गया, कमीशन हो गया, मेडिकल अलाउंस दे या टीएडी अलाउंस दे देती है। फिजिकल कंडीशन में भी, यानी आपको जब कोई वर्किंग एनवायरनमेंट उन्होंने प्रोवाइड की होती है तो उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए, रिलैक्सेबल होनी चाहिए। मींस अगर आपको कोई चेयर्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड की हैं वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये ना कि आप 12 घंटे उसमें बैठे रहें लेकिन वो लकड़ी की हो, तो बंदे की मोटिवेशन मोराल जो है वो वैसे ही डाउन हो जाता है। फिर जॉब सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी आपकी होगी उतना ही आपको मोटिवेशन लेवल आपका जो है वो ऊपर की तरफ बूस्टअप करता है। तो ये चीज़ें जो है हर्जबर्ग थ्योरी ने 2 फैक्टर्स थ्योरी में इन चीज़ों को के बारे में डिस्कशन की थी कि ये हो तो बंदे की मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई रहता है। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने हर्जबर्ग थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया था पेपर में, ये भी चले अकाउंट से रिलेटेड है तो बंदा कह सकता है कि चले ये हमारे कोर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स जैसे हमने डिस्कशन कर लिया है कि इसको सेटिस्फैक्टर्स भी कहते हैं, सेटिस्फायर्स जो होते हैं यानी अचीवमेंट, रिकग्निशन, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग्स आपको मिलनी चाहिए, आपका रैंक बढ़ना चाहिए, आपके काम को माना जाए, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये मोटिवेशनल फैक्टर्स में आती हैं हर्जबर्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा 4th एमसीक्यूज जो है ये मैंने थ्योरी की जो है हैंड रिटन कुछ नोट्स बना के रखे थे, वो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, काइंडली इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। चौथा इन्होंने एमसीक्यूज दिया था स्टैटिक एंटोनिम्स। स्टैटिक एंटोनिम्स होता है फ्लेक्सिबल, यानी कोई चीज़ वेरिएबल हो, चेंज हो रही है उसमें। स्टैटिक जो होता है वो सॉलिड हालत में, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जैसे फिक्स्ड चीज़ होती है, स्टैटिक फिक्स्ड को कहते हैं, तो एंटोनिम्स इसका वेरिएबल होगा। प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था क्यूबा का प्रेसिडेंट कौन है, तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्यूबा का प्रेसिडेंट, मैंने आगे तस्वीर भी लगाई है, शायद फिर भूले ना इसलिए तस्वीर लगाई हुई है। तो क्यूबा का प्रेसिडेंट जो था वो मिगुएल डियाज कैनल था। तो होप उम्मीद करते हैं कि इस तस्वीर को मद्देनज़र रखते हुए यानी अपने जहन में आप बिठा लीजिएगा, तो मिगुएल डियाज कैनल के नाम से इस बंदे का नाम है जो कि क्यूबा का प्रेसिडेंट है। 5वां एमसीक्यूज हमारा ये आया हुआ था कल के पेपर में। 6वां एमसीक्यूज हमारा आया हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मार्शल लॉ कब एंड हुआ था। तो कब एंड हुआ था, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1971 से 1973 यानी जब बांग्लादेश हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पाकिस्तान से, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली थी। तो बाज़ जगह पे मैंने कल थोड़ी सी इस पर रिसर्च भी किया, नहीं थोड़ा सा पढ़ा है मुझे कहीं से, खैर इसका आंसर मिला नहीं है, लेकिन 1971 से 1973 के दरमियान इसने हुकूमत संभाली थी। और मेरे ख्याल से 1977 में इसने 3 शहरों, बड़े शहरों लाहौर, कराची और क्वेटा में इसने मार्शल लॉ में लगाया हुआ था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस आंसर का आप वो देख लीजिए क्या ऑप्शन बनता है। अच्छा, फिर उन्होंने 7वां एमसीक्यूज दिया हुआ था कि कौन सी सूरह उम्मुल किताब कहलाती है। तो उम्मुल किताब जो है वो सूरह फातिहा होती है, जो कुरान मजीद की पहली किताब है, उसको उम्मुल किताब कहते हैं। हमारा 8वां एमसीक्यूज था कि गडरिया। अब इन्होंने ये गडरिया राइटर्स का पूछा कि किसने लिखी थी, जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ये लिखी थी इशफाक अहमद ने,
9 MCQs इन्होंने पूछा था। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान जो है वो हंगोल रिवर है, जो कि 350 माइल यानी 560 किलोमीटर लंबा है। तो हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम किसी भी पेपर में FPSC के लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान का पूछा जाए, या इसकी जगह पर आप देख लें कि पंजाब में कौन सा आता है, सिंध में कौन सा आ रहा है, KPK में कौन सा आ रहा है। लेकिन इसका मैंने नाम भी लिख दिया और कितनी लंबाई है इसकी वो भी लिख दिया। तो लंबाई का भी पूछा जा सकता है, या जिस तरह इस पेपर में नाम पूछा है तो नाम का भी पूछा जा सकता है। 10th MCQs था कि आतिश कादा राइटर्स किसने लिखी थी। तो ये आफ्ताब अहमद सदीकी ने लिखी थी। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन की जगह पे होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 आया था कि यूनाइटेड स्टेट की कुल यानी अमेरिका की कुल स्टेट्स कितनी हैं। तो वाशिंगटन DC जो है उनका दारुल हुकूमत है। ये एक बार इंटरव्यू में पंजाब असम्बली के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि USA का दारुल हुकूमत कौन सा है, और टोटल इसके 50 स्टेट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो स्टेट्स का पूछा गया था कि USA की टोटल स्टेट्स कितनी हैं। 12th है सोमालिया के कैपिटल का पूछा गया। सोमालिया का कैपिटल कौन सा है, तो मोगादिशु है। ये सोमालिया का कैपिटल का नाम है। फिर उन्होंने पूछा होता है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, लॉन्गेस्ट रिवर। इसकी जगह पे जो क्वेश्चन आया था वो था इटली के पोर्ट्स का पूछा था कि इटली की सबसे बड़ी पोर्ट्स कौन सी है। तो वो है ग्यो टोरो, ये उसकी सबसे बड़ी पोर्ट्स है। तो ये नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है इसको काइंडली आप शेयर कर लीजिएगा, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दूंगा तो वहाँ से देख लीजिएगा। इसके मेरे ख्याल से 10 से 12 टोटल पोर्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी पोर्ट्स ही है, ये इटली का पूछा गया था। 14th है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की कीज़ किसको दी थी। बैतुल्लाह की कीज़ उन्होंने दी थी उस्मान बिन तलहा को, और ये उस्मान बिन तलहा सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। 15 में लैतुल लाल से काम लेना। अब ये मेरे ख्याल से कि ये क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने क्यों पेपर में दिया हुआ है। मैं तो बिल्कुल ही इस क्वेश्चन से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि इनको ये क्वेश्चन देना चाहिए था। पता नहीं आप लोगों की क्या राय है, लेकिन लैतुल लाल का मतलब है कि किसी भी काम को डिले करना, द एक्ट ऑफ डिलेइंग। अब ये 16 क्वेश्चन भी इन्होंने दिया हुआ है, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये किसने लिखा था। तो ये बुक लिखी थी रैनाज गालिब ने और सेव की थी बेगम अख्तर ने। तो इस किस्म के क्वेश्चन इन्होंने अकाउंटेंट के पेपर में दिए हुए थे 14वें स्केल के लिए। तो पता नहीं ये हमने फिर ये डिग्रियाँ क्यों ली हैं, किस लिए हमने इतना पढ़ा। अगर इन्होंने क्वेश्चन इसी तरह देने हैं तो फिर तो बंदा तैयारी किए बगैर जाए पेपर दे, पास हो ना हो वो फिर लक पे फिर डिपेंड करेगा। अभी भी तो लक पे ही डिपेंड करेगा पास हुए नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने पेपर पता नहीं किस तरह का बनाया हुआ है। फिर एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ कि यही क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था कि A और B और C हैं, 3 बंदे हैं, उनकी एज 45 साल है। अगर उनका एवरेज निकालो और B का तो 40 बनती है, और B और C की निकालो तो 43 बनती है। दैन द वेट ऑफ B। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। A ऑप्शन इसका करेक्ट है, 31 इसमें आएगा। अब ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है थायराइड ग्लैंड्स का। अब ये मेडिकल का क्वेश्चन है, पता नहीं इन्होंने क्यों दिया हुआ है, इसकी मैंने डिटेल साथ मेंशन कर दिया। इज अ स्मॉल ऑर्गन दैट लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नेक रैप्ड अराउंड विंड पाइप, इट शेप्ड लाइक ए बटरफ्लाई, स्मॉलर इन द मिडल, विच 2 वाइड विंग्स दैट एक्सटेंड अराउंड द साइड ऑफ योर थ्रोट, द थायराइड इज अ ग्लैंड। अब पता नहीं ये MCQs इन्होंने क्यों दिया हुआ था। अकाउंटिंग के पेपर में इस MCQs की ज़रूरत थी या नहीं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं। कमेंट्स कीजिएगा कि इस तरह के पेपर बनने चाहिए या नहीं। इन पेपरों के बनाने से तो मैं कहता हूँ सबको यकज़बां हो के इनके ख़िलाफ़ कोई बात कर लेनी चाहिए कि ये किस किस्म के पेपर आप बना रहे हैं। इस तरह का पेपर हम अकाउंटिंग इसलिए पढ़ी थी हमने। अब इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, वो भी मैडिकल से रिलेटेड है।
फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, अब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, चलो जनरल नॉलेज का तो मैंने मेंशन किया होता है। तो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस कौन गई हुई थी उसके बारे में बताना है कि कौन सी थी जो स्पेस पे गई थी फर्स्ट वुमेन, तो वो थी वोलेंटिना तेरेश्कोवा। तो इसका कारण डिटेल मैंने मेंशन की, इस डिटेल को पढ़ लेना कि इस डिटेल से क्या मुराद है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा। अगला हमारा एमसीक्यूज है, चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 की तरफ। ये जो कल का पेपर है उस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, कल अकाउंटिंग का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। डैमेज ओजोन रिजल्ट इन, अब ये एमसीक्यूज के ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है कि इसमें ऑप्शन क्या आए हुए थे, तो इसीलिए मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख के यहाँ पर लिख दी है कि ओजोन डिप्लेशन इज अ मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम बिकॉज इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट रीचेज अर्थ सरफेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट्स एंड जेनेटिक एंड इम्यून सिस्टम डैमेज। अब ये इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए थे अकाउंटिंग के पेपर में। एट वट एज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल टू सीरिया, अब यहाँ पर पूछा जा रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में जो है सीरिया की तरफ गए थे, तो वो है कि 12 साल की, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन के हिसाब से बात होती है, तो 12 साल की उम्र में वो अपने अंकल अबू तालिब के साथ सीरिया गए थे। सिलिकॉन वैली लोकेटेड किधर ये लोकेट कर रही है, तो कैलिफोर्निया रीजन इन कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेट करती है। कंप्यूटर यूजेज इन हॉस्पिटल में कंप्यूटर की यूजेज ज़्यादातर डाटा एनालिस्ट या रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो ऑप्शन गिवन होगा उसको काइंडली देख लीजिएगा। अब ये एंटी मलेरिया मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर, अब इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो ये पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है काइंडली। मुझे तो पता नहीं, बड़ा अजीब सा लगा कि किस तरह का पेपर इन्होंने बनाया हुआ है। 27 में इन्होंने पूछा है कि मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज, साउथ एशिया में, तो कंट्रीज के नाम मैं बता देता हूँ, और म्यांमार जो है वो शामिल नहीं है इसमें, म्यांमार ऑप्शन था। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो ये सबसे ओल्डेस्ट कंट्री है, द मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं ये उसमें आती हैं सार्क या साउथ एशियन कंट्री में। इसके अलावा कोई भी नाम आ जाए तो वो इसकी मेंबर नहीं होती। शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन द रीन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के रीन में ये पैदा हुए थे शाह वलीउल्लाह। 29 MCQs आया था, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 30 होता है कि शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन द रीन ऑफ, यानी ये था। अब ये MCQs अच्छा, ये एक रेस थी पाकिस्तान में अभी मुनक्किद हुई है, उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे से रेस का नाम भूल गया, मैं आपको कमेंट में ये रेस का नाम बता दूंगा कि क्या था। तो 30 जनवरी 2005 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये रेस हुई थी, और मोहम्मद असलम पाकिस्तानी पहले बंदे थे जिन्होंने लाइन क्रॉस की थी, लेकिन फर्स्ट जो आए थे वो साउथ अफ्रीका का कोई बंदा था जिसने ये रेस 2 घंटे 16 मिनट और 57 सेकेंड लगाकर जीती थी। 31st क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा 31st क्वेश्चन क्या है, पेज ओरिएंटेशन इन MS एक्सेल। तो ये मैं इसकी आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ कि क्या होता है। पेज लेआउट में पड़ा होता है और उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के 2 ऑप्शन होते हैं। आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पेज को मैनेज कर सकते हैं इसके थ्रू। 32nd क्वेश्चन है KSA स्टैंड फॉर। अब 2 किस्म के KSA से मीनिंग बनते हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अगर ये ऑप्शन पेपर में दिया हो तो ये करेक्ट कीजिएगा, और दूसरा इससे बनता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये 2 किस्म के ऑप्शन इसके बनते हैं, जो ऑप्शन पेपर में आ जाए तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। 33 MCQs है हमारा, फिल द सीरीज को फिल करना है 103254। तो हमने देखना है, देखो पहले 1 है, फिर 1 छोड़ के 3 दिया, फिर 1 छोड़ के 5 दिया, यानी ऑड नंबर दे रहे हैं 1 3 5, तो 4 के बाद 7 आएगा, क्योंकि सेकंड डिजिट जो है हमारा 0 2
4, तो वो इवन ये आ रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 5 4 7 6। तो ये हमारी सीरीज इस तरह फिल हो जाएगी। हमारा 34th क्वेश्चन आया हुआ था PSX स्टैंड फॉर। PSX से क्या बनता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इससे बनता है। ये भी चले MCQs रिलेटेड था। 35th MCQs आया था सिटी ऑफ सैंड्स, यानी ओलिया का शहर किसको कहते हैं? तो मुल्तान का। मुल्तान में बहुत ज़्यादा हमारे ये सैंड्स है, इसीलिए इसको मिज़ाइल वगैरह जो होते हैं उसको सैंड्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुल्तान को सिटी ऑफ सैंड्स कहा जाता है। 36th MCQ है कि अली इज़ ट्वाइस देन हिज यंगर ब्रदर, डिफरेंस ऑफ एज, व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। इसका मतलब यह है कि यंगर ब्रदर जो है, अली की उम्र दुगनी है अपने यंगर ब्रदर से, और उन दोनों की एज में फ़र्क है 15 साल का। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगर ब्रदर? तो ये क्वेश्चन आप भी देख लीजिएगा, मैंने अपनी जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से 15 ईयर ऑफ एज आएगा, क्योंकि 15 साल तो अली जो है वो 2 गुना इससे बड़ा है, यानी 15 है तो 15 15 30, 2 बार इससे बड़ा हो गया, दुगना 2 गुना बड़ा हो गया, तो ये 15 साल का है, तो डिफरेंस भी 15 साल आ गया, और वो है भी इससे 2 गुना बड़ा। 36 क्वेश्चन था हमारा डिफरेंस ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब इसमें उन्होंने पूछा था कि सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो सेलिंग्स क्या होती है कि प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करना, यानी किसी चीज़ के लिए हम कोई चीज़ हम बेच दें किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, इसको सेलिंग कहते हैं। और मार्केटिंग जो है वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना मार्केटिंग कहलाती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। 37th है कि इन्होंने मार्केटिंग मिक्स का पूछा था। तो मार्केटिंग मिक्स में क्या चीज़ आती हैं? प्राइसिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट एंड प्लानिंग। तो इसमें इन्होंने पीपल्स यानी पीपल का वर्ड दिया हुआ था, लोग जिसका मतलब होता है, तो वो ऑप्शन रिलेशन था, इसलिए उसको हमने, वो करेक्ट ऑप्शन था इसका। वैसे मार्केटिंग मिक्स में ये 4 चीज़ें आती हैं: प्रोडक्ट, प्लानिंग, प्राइसिंग एंड प्रोमोटिंग। 38 MCQs था हमारा। 38 MCQs की तरफ जाते हैं। 38 में पूछ रहे हैं कि, अच्छा ये फिर वही क्वेश्चन आ गया 37। अच्छा 37 तो मुझे याद भी थे और उन पे यानी मैंने थोड़ी सी वर्किंग भी की, जिसका मैंने अब सोल्यूशन आपको बताया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने सर्च नहीं किया, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। अकाउंटिंग का पेपर था, प्रोफेशनल पेपर, यानी प्रोफेशनल मतलब कि 14 स्केल अकाउंटिंग का। इनको चाहिए कि अकाउंटिंग के रिलेटेड से क्वेश्चन देते कि भाई अकाउंटिंग का पेपर देने आए हैं तो अकाउंटिंग से रिलेटेड पेपर पूछने चाहिए थे। अब ये पेपर आप पढ़ लीजिएगा, ये भी उसमें कुछ क्वेश्चन थे। जॉब एनरिचमेंट का तो हम पढ़ चुके हैं, हर्जबर्ग थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग का था। कॉस्ट लीडरशिप जो होती है, इसका मेन फोकस जो है वो कॉस्ट की तरफ होती है, ये स्ट्रेटजी जो होती है। फिर एक और था रोल्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन अमंग्स द शेयर होल्डर। इंटरपर्सनल रोल्स जो होती हैं ये हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करती हैं स्टेक होल्डर्स और बिजनेस के दरमियान। अब ये क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट। तो ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम विच लेवल? ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड, अब ये देखें पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग का है, जनरल नॉलेज का है, किधर से क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। A manager bridges decision making and also responsible for operational area, low level manager। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। क्लासरूम लेक्चर सेमिनार्स एंड वर्कशॉप आर एग्जांपल ऑफ। अब ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से एजुकेशन से रिलेटेड है, जो टीचर्स होते हैं जिस तरह बीएड वगैरह का है। लेकिन अगर किसी को इसके आंसर का पता हो, अगर किसी को इस पेज के आंसर का सारों को पता हो तो काइंडली कमेंट्स में आंसर बताइएगा। फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। अच्छा, तो ये वो जो अकाउंटिंग की इक्वेशन, अकाउंटिंग के फार्मूले होते हैं, उसमें से नेट वर्थ जो होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होती है, ठीक है। पेमेंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट समथिंग, यानी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ था। तो
तो ये इस तरह का क्वेश्चन ठीक है, ये भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। स्केल विद ओरिजिन ऑफ ज़ीरो, रेशो स्केल को कहते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ मूड और इमोशन कॉज्ड बाय रीज़न, तो ये क्वेश्चन मुझे यानी क्वेश्चन ये था, इसके ऑप्शंस पता नहीं है, और इस तरह का कोई क्वेश्चन था, ये मेरे ख्याल से मैनेजमेंट से उठा के उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ। अ बायर राइट्स अ लेटर फॉर इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट एंड फ्यूचर सेल सोर्सेज, इंक्वायरी लेटर, ठीक है। collecting information from advertising campaign or from salesperson, promotion of employee for a vacant position inside the company is, ठीक है। marketing is activity outside की activity होती है marketing, बिल्कुल, क्योंकि रूम बिजनेस के अंदर बैठकर तो मार्केटिंग की नहीं जा सकती। सेलिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड इट इज़ एन एक्टिविटी आउटसाइड, नहीं, सेलिंग जो है ये मार्केटिंग की एक्टिविटी तो नहीं होती, लेकिन स्ट्रेटजी इसके लिए उसमें बनाई जाती है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बंदे मिलकर स्ट्रेटजी बनाए जाते हैं, एरिया टारगेट करते हैं, पहले मार्केटिंग की जाती है, उसके बाद जाकर चीज़ों को सेल आउट किया जाता है। मिस्टर इस्लाम इज़ वर्किंग इन अ फर्म दैट नीड्स ह्यूमन स्किल्स, मिस्टर इस्लाम का उस फर्म के साथ क्या स्टेटस है? ऑप्शन में स्किल गिवन थी, मुझे अभी स्किल्स मैंने भी ये किसी से, यानी कुछ क्वेश्चन किसी ने शेयर किए थे, कुछ मुझे याद हैं, कुछ तो इनके ऑप्शन जो हैं वो कुछ याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा इन्होंने दिया हुआ था। HRM प्रोसेस फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है? रिक्रूटिंग या फोरकास्टिंग, तो रिक्रूटमेंट तो नहीं होती, HRM का फर्स्ट स्टेप हमने बताना है। PSX स्टैंड फॉर पाकिस्तान एक्सचेंज, KSA स्टैंड फॉर नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी, तो ये चीज़ें इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, पता नहीं ये पेपर आया हुआ था। इसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे लग तो नहीं रहा कि ये अकाउंटिंग का पेपर है, क्योंकि अकाउंटेंट का काम मार्केटिंग करना, या उसने बाहर जाके सेलिंग करना, या हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, ये तो अकाउंटेंट का काम नहीं होता। तो इन्होंने पता नहीं, क्योंकि ये HRM या मैनेजमेंट इसकी अपनी स्पेशलाइजेशन होती हैं, तो ये क्वेश्चन, ये स्पेशलाइजेशन अब ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो तो उसमें तो मार्केटिंग, सेलिंग और ये HRM वगैरह जो है ग्रेजुएशन 2 साल की जो होती है उसमें तो ये नहीं पढ़ाई जाती। तो मुझे तो बड़ा अफसोस है कि इन्होंने किस तरह का पेपर दिया है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आप सेटिस्फाई हैं कि पेपर ठीक है, नॉर्मल था, तो आप तैयारी करके गए होंगे। तो चले, ये तो आज का पेपर था, कल का पेपर था जो FPSC ने कंडक्ट किया था। उम्मीद करते हैं सबको थोड़ा सा दचका भी खैर लगा होगा, किसी न किसी को तो लगा ही होगा। लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल MHN नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।